मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जागृति जी ने जो एक बात कही है, ये बहुत ही सकारात्मक संदेश है कि सार्वजनिक स्थानों पे उनका जो पक्ष लेने की कोशिश करता है तो लोग धमकाने लग गए उनको कि तुम बकवास कर रहे हो। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हमारे आबिद आलमी जी एक शायर हुए हरियाणा के, मैं कई बार उनका शेर बहुजन संवाद में पेश करता होता हूँ। इसी संदर्भ का एक शेर है जो जागृति जी ने बोला है, एक दिन अपना तमाशा खत्म करना होगा तुमको, एक दिन अपना तमाशा खत्म करना होगा तुमको, लोग कह उठेंगे वरना ये तमाशा कुछ नहीं है। तो वो स्थिति जो है, लोग अब कहना शुरू कर दिया है कि ये तमाशा कुछ नहीं है। तो जो हम आज जो बात कर रहे हैं उसका एक संदर्भ है। संदर्भ ये है कि ये बौखला गए हैं और हमारे हरियाणा में कहते हैं एंड बैंड बोलने लग गया अब ये एंड बैंड कहते हैं। तो वो बोलना शुरू कर दिया और ये जो बोल रहा है ना, असल में ये तो है इनका ओरिजिनल रूप, और जब नहीं बोल रहे होते ऐसा, वो होता है इनका बनावटी रूप। दोनों में जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास आरएसएस का जो एजेंडा है, एक्चुअल एजेंडा, उसमें और भारत का संविधान और भारत की जनता की आकांक्षाएं, एक तरफ उनका एजेंडा और एक तरफ भारत के जनता की आकांक्षाएं, इन दोनों के बीच का ये विरोधाभास है जो निरंतर इनके शासनकाल में हो, चाहे ये शासन से बाहर हो तब जारी रहता है। शासन में होते हैं तो उसकी जो थ्रेट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सारी एजेंसी इनके नियंत्रण में आ जाती है, इंटेलिजेंस भी, आर्म्ड फोर्सेस भी, सारा जो कल्चर भी, तमाम चीजें। तो ये कुछ होता रहा है। अब वो आप देखिए कि फिनोमिना है क्या ये। आप एक दिन पहले ये आह्वान कर रहे हैं, आह्वान नहीं धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा और 7 पीढ़ियों के पाप खुल जाएंगे। ये भाषा का आप सतर देखिए ना। विडंबना ये है कि हमें इस पर बहस करनी पड़ रही है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हूं मैं। एक दिन किसी का ना कोटेशन पढ़ रहा था, विदेशी नागरिक की। उन्होंने ये कहा कि भारत के लोग भी कई बार तो कमाल कर देते हैं, वो मनोरंजन के लिए भी प्रधानमंत्री रख लेते हैं अपना। वो उनकी कोटेशन थी। अब इसके ऊपर समझ में नहीं आता भाई हम मनोरंजन करें या अपना सिर पुड़वा ले कहीं जाके। भाई विरोध अपनी जगह है, तुम्हें जो कहना है वो बात अपनी जगह तुम कह लो, कोई बात नहीं, उसका प्रतिकार किया जा सकता है। इसका क्या प्रतिकार करे? या तो वो यूं कह देते भाई मेरे मुंह से बहुत ही गलत अपशब्द निकल गए, इससे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को बड़ी भारी ठेस पहुंची है, जो मनमोहन सिंह जी ने कहा, और मैं इसका पश्चाताप करने के लिए मेडिटेशन करने जा रहा हूं वहां कन्याकुमारी, ये कह देते तो दोनों काम। अब वो जो उन्होंने बोला और जो ध्यान करने जा रहे, दोनों में भी भयंकर विरोधाभास है, कोई संगति नहीं है बिल्कुल भी। वो मतलब वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी जी को भी माला डाल देंगे, गॉडसे जी की भी पूजा कर देंगे उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली। बताओ क्या संगति है दोनों में। और अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो फिल्म नहीं बनती तो महात्मा गांधी को जानता कौन था। तो इस फिनोमेना का एक अगला पहलू ये है कि जब व्यक्ति का अपना कद छोटा होता है ना, ओछा होता है, तो वो करता क्या है, अपना कद ऊंचा करने की बजाय उन सब के कद नीचे करने की कोशिश करता है, उनकी शख्सियत का अवमूल्यन करने की कोशिश करता है जिनसे उनकी तुलना की जा सकती है। फिर चाहे वो नेहरू हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे कोई भी हो, वो उनको अवमूल्यन करेगा। ये दूसरा फिनोमिना ये जुड़ा हुआ है। तीसरा ये है कि विवेकानंद का क्या लेना देना है आरएसएस से या इससे। मतलब विवेकानंद सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, वो धर्म में सबसे बड़ा जो मूल एसेंस कहते थे वो था सहिष्णुता का, टॉलरेंस का। इनका इंटॉलरेंस का है टोटली। तो उनकी
विवेकानंद रॉक के ऊपर जाके ऐसा काम करना, तो विवेकानंद की फिलोसॉफी को सिर के बल खड़े करने जैसी बात है, जो कि होने वाली नहीं है इनसे। और हमारे देश की जो मानसिकता है वास्तव में हमें याद है अच्छी तरह, तो बहुत दिन थोड़ी हुए, 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ था असेंबली का, हुआ था और लोगों ने बुरी तरह से हराया था बीजेपी को। क्यों? क्योंकि जनता की जो साइकी है, जो मानसिकता है, वो इस बात को टॉलरेट नहीं करती कि मंदिर मस्जिद का ऐसा कुछ जो है किया जाए। और ये एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ना 2 कविता हैं जो आज के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक कविता तो है दिनों दिन करके है वो, उसमें एक राजा जो है, प्रजा बहुत दुखी है, दुर्दशा है, उनकी भूख है, बेरोजगारी है, उत्पीड़न है, उसको दूर भगाने के लिए वो एक धर्म स्थल बनवा देता है। तो उस धर्म स्थल में उसकी आस्था नहीं है, वो राजनीतिक कारणों से बनवा। ये 1923 की पोइम लिखी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर की। और 1937 में उन्होंने एक पोइम लिखी, उसका टाइटल था खाप छारू। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि एक राजा जो है वो भक्ति करने चला जाता है और उसके मंत्री घोषणाएं करते हैं कि राजा भक्ति में गए, राजा भक्ति के अंदर चले गए करने के लिए, और उनके फिर सारे कारकुन और मंत्री और सभी कुछ होने लग जाता है, और वो जो दरबार की महिलाएं हैं वो भी कांपने लग जाती हैं और एक तरह से जलजला आ जाता है। ये उनकी खाप चारू पोइम के अंदर है, भक्ति जब राजा करता है। आज ये जो डुंडी पीट रहे हैं उनकी, वरना तो ये भाई तुम अपने घर बैठ के कर लो भाई, इसका तमाशा करने की क्या जरूरत है। भक्ति मेडिटेशन तो इस प्रकार की चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि इस मौके के ऊपर ये जो धमकियां हैं, ये जनता का अपमान है जिन्होंने वो सरकारें चुनी थी। और तो और हमारे हरियाणा में कल हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब, वो 2 महीने पहले तो सीएम ही थे, उनकी बलि चढ़ा दी फिर प्रधानमंत्री जी ने दूसरे आदमी को सीएम। अब उनको ये याद नहीं रह रहा कि मैं अब नहीं हूं सीएम। वो भूल जाते, क्यों 10 साल से वो सीएम थे। तो उन्होंने अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता और लीडर थे जिन्होंने चुनाव में भीतरघात किया है, उनको भी धमकी दे दी खट्टर साहब ने, और साथ में ही सरकारी कर्मचारियों को भी दे दी। वो बोले इन्होंने पोलिंग में गड़बड़ करवाई है। सरकारी कर्मचारियों को भाई तुम किस हैसियत से धमकी दे रहे हो ये तो बताओ ना। आप मिनिस्टर हो आज के दिन, आप एमएलए भी नहीं हो क्योंकि एमपी का चुनाव लड़ चुके और पता नहीं हारने की काफी संभावना है करनाल से। खैर, वो ये धमकी देने का इनका काम इस तरीके का है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपके पास कोई फ्रीडम फाइटर नहीं तो वो क्रिएट करते हैं। फिर मतलब सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बन जाए अच्छी बात है, परंतु ये उनका महिमा मंडन जो करे, इनके मुंह से तो मेल नहीं खाता। उन्होंने तो आरएसएस पे बैन लगाया था, और जब इन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि हम राजनीति नहीं करेंगे, सांस्कृतिक संगठन है, तब बैन हटा था। बता दो अगर ये बात गलत है तो। 6 बार सावरकर ने माफी नहीं मांगी हो तो बता दो गलत है तो। बाकायदा डेट वाइज है एक एक चीज उनकी। लेकिन अब उनको वो रिक्रिएट करके इस प्रकार से अलग अलग से हस्तियों को इतिहास में से उठा के लाते हैं और फिर वो उनको हड़प लेते हैं उसकी विरासत को। मतलब तो ये है कुल मिला के जो इनका समग्र जो फिलॉसफी और जो इनका आचरण है। तो निश्चित तौर पर ये बौखलाहट है। और जो एक साथी आप ही सुनीलम जी कह रहे हैं कि वहां जहां वो स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर ईवीएम्स वगैरह रखी हुई हैं, जो भी अभी आज मैंने देखा एक सिब्बल साहब का वो आया हुआ है, उन्होंने पढ़ के सुनाया कि काउंटिंग एजेंट जो जाएंगे उनको क्या क्या ध्यान रखना है, वो उन्होंने बताई है हिदायतें, ये सारी चीजें। और कल ही हमारे सुनीलम भाई थे, संयुक्त किसान मोर्चे की राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये तय किया गया है कि किसी भी हालत में अगर जन आदेश का अपमान करने की या उसको रिवर्स करने की या उसका अपहरण करने की कोशिश होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहुत बड़े जन आंदोलन की तैयारी, और अभी से राष्ट्रपति जी को
इलेक्शन कमीशन को, तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं देश के, एसकेएम की तरफ से वो चिट्ठी लिखी जाएगी और पूरी की पूरी और जो राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह करेंगी, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, एनजीओ पहले से लगी हुई हैं उस काम में, तो ये भी एक उसका हिस्सा है डेमोक्रेसी को बचाने का। और मेरे को तो देखो ये लगता है कि जब लोग सड़कों के ऊपर आ जाते हैं ना, तो आसान नहीं होता कि आप उनकी जन भावनाओं के विपरीत सत्ता के अंदर जाके बैठे रह जाओगे। तो हमारे यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं क्या ये सत्ता छोड़ देंगे हारने के बाद भी? ये इतना आसान सत्ता लोग उठा के फेंक देते हैं। वो कहते हैं ना, नहीं डरेंगे गुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से हमारे यहाँ नारा लगाते। ये सिचुएशन है, उसके लिए भी तैयार और प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वास्तव में इनकी धमकियां वगैरह वो काम अब आने वाली नहीं है। जब जन आधार खिसक जाता है तो कुछ नहीं फिर पेश चलती किसी भी तरीके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कॉमरेड इंद्रजीत जी, असल में धमकाने का जो काम है उसमें एक तरीका होता है धमकाने के लिए वसूली करके, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में वसूली की। एक तरीका होता है फर्जी मुकदमा लगा के जेल कराने का, सजा कराने का। एक अभी मेधा पाटकर जी के साथ चल रहा है ना, कल कोर्ट ने जो है उनकी तारीख तो 7 तारीख बढ़ा दी, लेकिन आप सोचिए कि जिस महिला के ऊपर बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी जो है उसके साथ में मिलकर के लोगों ने हमला किया हो साबरमती आश्रम में, उसमें से 2 बीजेपी के एमएलए हैं, है ना, और वो सब लोग तो उनके ऊपर तो सजा हुई नहीं उन्हें, और यहाँ पर अवमानना का केस डाल दिया लगे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, और उसके अंदर फर्जी तौर पे अब उन्हें दोषी भी पाया गया और 7 तारीख को उनको सजा भी की जाएगी। न्यायालय अभी देख रहा है कि 4 तारीख का फैसला क्या आता है। मुझे लगता है कि इसीलिए शायद तारीख बढ़ा दी गई होगी, लेकिन क्योंकि दोषी साबित हो गया तो इसके बाद उन्हें कर देना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं उन्हें डराने धमकाने का काम सिस्टम के द्वारा लगातार किया जाता है। तिवारी जी, इसका जो प्रतिकार है, मतलब डरा दिया, धमका दिया और मैंडेट को कैप्चर कर दिया और लोगों ने स्वीकार कर दिया। अगर यही बात होती है, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अगर जो मैंडेट है, मतलब ये है कि जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाजपा एनडीए हार रही है, इंडिया गठबंधन बहुमत पाने जा रहा है, अगर इसको इस नतीजे को बदल दिया जाता है तो डर के मारे लोग, राजनीतिक दल के लोग इसको स्वीकार कर लेंगे इस फैसले को, या सड़क पर आएंगे? मैंने आपसे ये सवाल किया था, आपको याद होगा, है ना। तो ये मामला बहुत ज्यादा संगीन है, क्योंकि लोग जो है और ये लोग जो है वो साथ देंगे या नहीं देंगे, या लोगों को लग जाएगा कि भाई अब तो ये फिर से आ गए, अब तो पता नहीं हमारा क्या होगा, इसलिए अपन तो घर पे जाओ, राजनीतिक लोगों को जो करना है करें, नेतागिरी वो अपना करते रहे, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सच तो ये है कि ये क्रमशः आंदोलन की धार को कुंद किया गया है। देश को सुविधा भोग में, उपभोक्तावाद के संस्कृति में हम वो शिक्षित प्रशिक्षित करते जा रहे हैं। जो आंदोलनात्मक जो काम था हमारे संगठनों का, जो काम था हमारे राजनीतिक दलों का, कि अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को शिक्षित प्रशिक्षित करें, ये सब कहीं न कहीं से सब के सब सत्ता में हम किस तरीके से बने, सत्ता का सुख हम कैसे भोगेंगे, इसी के इर्द गिर्द पूरी पूरी राजनीति अपना घूम के चल रही है। आज की तारीख में भी मैं तो कह रहा हूं कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो कार्यकर्ताओं को प्रॉपर सम्मान देता हो, शिक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को प्रॉपर सम्मान देता हो, कोई दल नहीं है। यहाँ तक कि जो तो कहा जाता है कि आरएसएस जो तो बहुत अच्छा संगठन है, आरएसएस में भी इन 10 सालों में, खास करके इन 10 सालों में, वहां पर भी इन लोगों ने उनको भी उपभोक्तावाद की संस्कृति में अपना सुला दिया है। ये जो जोड़ी आई है अमित शाह और मोदी की, उसको उपभोक्तावाद में अपना, तो फल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ है कि साहब वो जो लोग थे, जो लोग वाकई जूझने वाले लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, या जो आदर्श पेश कर सकते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनको तो आपने हाशिए पे डाल दिया है।
आज की तारीख में भी यह जो चुनाव हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं और इसको सब लोग महसूस कर रहे हैं, और बात सही है, यह चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेता नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता चूंकि खुल के सामने आ गई है, इसलिए इसका परिणाम भी निश्चित रूप से कुछ होगा। लेकिन जनता क्या है? जनता तो एज ए होल तो वो केवल भीड़ है। वो भीड़ को, जनता को, माप को नियंत्रित करने के लिए संगठन काम करता है, नेता काम करता है। अगर वो संगठन और नेता अगर मजबूत नहीं होगा, सामने नहीं खड़ा होगा, तो भीड़ में भगदड़ होती है, तो फिर वो अराजकता वो भीड़ बदल जाएगी। तो अराजकता में बदल जाए, इसी के लिए सत्ता हमेशा प्रयास करती है कि जो भी लोग हमसे लड़ने वाले लोग हैं वो अराजक हो जाए। अराजक हो जाएंगे तो सत्ता को, उनको नियंत्रित करने के लिए सत्ता का दबाव जो है, जो हिंसा का रास्ता है या अपना जो भी रास्ता है अपना, उससे करके वो नियंत्रित कर लेती है। लेकिन जब शिक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं, शिक्षित प्रशिक्षित संगठन होता है, शिक्षित का मतलब हुआ वैचारिक रूप से लैस, और ये प्रशिक्षित का मतलब होता है कि उनको हम किस तरीके से नियंत्रित करेंगे, रणनीति के जानकार लोग। तो जब शिक्षित प्रशिक्षित लोग रहेंगे तो भीड़ को वो नियंत्रित कर लेंगे। जब शिक्षित प्रशिक्षित नेता नहीं होगा, अब जैसे आज क्या है, अब इसे कहना नहीं चाहिए, अपने दिनेश यहाँ है बनारस में ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, बनारस के चुनाव में अगर 70-75% भी बूथ मैनेज अगर हम कर ले गए तो मोदी की औकात हैसियत नहीं है कि वो यहाँ से चुनाव जीत जाए, और उसका प्रयास यहाँ जारी है। और फिर इसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में भी शिक्षित प्रशिक्षित लोग नहीं है, लेकिन ये बढ़िया चीज आज की तारीख में है कि सारे राजनीतिक दलों के जो हमारे शीर्ष नेता है वो तो कम से शिक्षित प्रशिक्षित है ना। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट चरण होगा कि काउंटिंग के लिए, काउंटिंग के अंदर भी अमूमन क्या होता है कि लोग उसको नॉन सीरियस तरीके से